प्यारे बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर कक्षा 8वीं के पाठ 4 दोपहरी का अध्ययन करेंगे, जिसकी कवित्री शकुंत माथुर है। सबसे पहले इस कविता के मूल भाव और मुख्य बिंदुओं को जान लेते हैं। तत्पश्चात वाचन और भावार्थ पर आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि कविता का शीर्षक अर्थात नाम है दोपहरी और यहाँ बात हुई है गर्मियों की दोपहरी की। अत्यंत प्रभावशाली ढंग से यहाँ बताया गया है कि गर्मियों की दोपहरी का प्रभाव मनुष्य पर ही नहीं, पशु पक्षी, वृक्ष, धरती, आकाश आदि पर भी पड़ता है। कविता में अभावग्रस्त ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों के साथ साथ अमीर गरीब वर्ग की ओर भी संकेत किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे काली सड़कें तारकोल की जली पड़ी थी। इन पंक्तियों में बताया गया है कि गर्मियों की दोपहरी का ऐसा प्रभाव होता है, ऐसी चिलचिलाती धूप होती है कि आकाश और धरती दोनों तपे हुए लगते हैं। काली सड़कें तारकोल की कि पक्की सड़कें जो तारकोल से बनाई जाती है, आपने देखी होंगी काली सड़कें, तो अंगारे की तरह जली हुई लगती है। अंगारा अर्थात लकड़ी या कोयला जलने के बाद जब लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो अंगारा कहलाता है। तो जिस प्रकार अंगारा बहुत गर्म होता है, उसी तरह यहाँ पर सड़कों को अंगारों के समान बताया गया है। छां जली थी पेड़ों की भी, पत्ते झुलस गए थे, नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे, हो अकाल के ज्यों अवतार। आगे कहा गया है कि पेड़ों की छाया जो शीतल मानी जाती है, गर्मी के प्रभाव के कारण वो भी जली हुई लग रही थी और पत्ते झुलस गए थे अर्थात सूख गए थे, मुरझा गए थे, झड़ गए थे, जिस कारण बिना पत्तों के पेड़ कंकालों के समान लग रहे थे। कंकाल यानी हड्डियों का ढांचा, और ऐसा लग रहा था जैसे अकाल के अवतार हों। यानी जब सूखा पड़ जाता है, लोग भूखे पतले दुबले लगते हैं, तो उसी तरह से पेड़ भी बिना खाल के, बिना पत्तों के कंकाल के समान लग रहे थे। एक अकेला तांगा था दूरी पर, कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। घूम घूम जो बल खाती थी सर्प सरीखी, बेदर्दी से पड़ती थी तुबले घोड़े की गर्म पीठ पर। भाग रहा वह तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर से। अब यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं घोड़ा गाड़ी दिख रही है जिसे तांगा कहा जाता है, और कोचवान यानी तांगे को चलाने वाला, चाबुक जो आप कोचवान के हाथ में ये डंडी और उसपे ये रस्सी सी लटकती देख रहे हैं, इसे चाबुक बोलते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि गर्मी के कारण लोग कम बाहर ही निकलते हैं, जिस वजह से सड़कें खाली और सूनी लगती हैं, और ऐसे में केवल एक तांगा सड़क पर दिखाई दे रहा है और घोड़ा आगे नहीं बढ़ना चाह रहा, लेकिन उसकी दुबली पीठ पर चाबुक की मार पड़ती है। चाबुक कैसी बताई गई है? सर्प सरीखी यानी सांप के समान। तो घोड़ा जब आगे नहीं बढ़ता तो कोचवान यानी घोड़ा गाड़ी चलाने वाला उसे चाबुक मारता है और उस दर्द से बचने के लिए उसे आगे बढ़ना पड़ता है। और सड़क कैसी है? अंगीठी के समान। तो अंगीठी भी गर्म मानी जाती है। तो जिस तरह से अंगीठी यानी चूल्हा पुराने समय का वो गर्म होता है, उसी तरह से सड़क भी गर्म है। कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठरी लिए पीठ पर भारी, जूते में से झांक रही गांवों की आत्मा, जिंदा रहने के कठिन जतन में पांव बढ़ाए
आगे जाता। यहाँ पर बताया गया है ग्रामीण जीवन के बारे में। ग्रामीण यानी गांव का जीवन, कि आज चाहे देश ने बहुत तरक्की कर ली है, नई नई चीजें और साधन दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीण जीवन में आज भी अनेक कठिनाइयां और अभावग्रस्त जीवन जीने को लोग विवश हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण यानी गांव का व्यक्ति कंधे पर लाठी यानी ये डंडा लेकर आगे बढ़ रहा है और उस लाठी पर सुख दुख की मोटी सी गठरी यानी कि पोटली बोरी बंधी हुई है, पीठ पर भारी ली हुई है उसने भारी बोरी, और जूते फटे हुए हैं कि उसके जूते फटे हुए हैं, जिनमें से झांक रही गांवों की आत्मा। गांवों की आत्मा झांकने का अभिप्राय कि गांव का हाल, कठिनाइयां, अभावग्रस्त जीवन उसके फटे हुए जूते दिखा रहे हैं, सामने ला रहे हैं। और सुख दुख की मोटी गठरी अर्थात वह काम कर पा रहा है, अपने परिवार के लिए भोजन जुटाने में समर्थ है, इसलिए वह सुख का अनुभव कर रहा है। और भरी दोपहरी में, गर्मी में बोझ उठाने और बाहर निकलने को विवश है, इसलिए दुख का अनुभव भी हो रहा है। जिंदा रहने के कठिन जतन में, जतन यानी कोशिश, कि जिंदा रहने के लिए मेहनत, भूख का इंतजाम होना जरूरी है, भूख मिटानी जरूरी है। तो जिंदा रहने के यानी कि आसान नहीं होता जिंदा रहना, मेहनत करनी पड़ती है। तो इस कोशिश में वह पांव आगे बढ़ाया जाता है, यानी कि कदम आगे बढ़ा रहा है, कोशिश कर रहा है कि अपना जीवन यापन आसानी से कर सके। घर की खपरेलों के नीचे चिड़िया भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थी, खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से। अब यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि केवल घोड़ा, पेड़ या मनुष्य ही गर्मी से परेशान नहीं है, बल्कि पक्षी भी धूप से, गर्मी से परेशान होकर इधर उधर धूप से बचने के लिए जगह ढूंढते उड़ते फिर रहे हैं। यानी पक्षियों पर भी धूप और गर्मी का बहुत प्रभाव है और वो भी छायादार जगह की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। अब जो मैं पद्यांश पढ़ रही हूँ उसमें समाज के अमीर और गरीब वर्ग का अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे बड़े घरों के श्वान पालतू बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए थे, कोई बाहर नहीं निकलता। अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि बड़े घरों के यानी अमीर घरों के, श्वान यानी कुत्ता, पालतू यानी अमीर घर के लोग जो कुत्ता पालते हैं, उन्हें इंसान को ना मिलने वाली सुविधाएं भी मिलती हैं। जो सुविधाएं, जो चीजें इंसान होने के नाते लोगों को नहीं मिल पाती क्योंकि वो गरीब होते हैं, असमर्थ होते हैं चीजें जुटाने में, वहीं दूसरी ओर वे सुख सुविधाएं अमीर घरों के पालतू कुत्तों को प्राप्त होती हैं और गर्मी के प्रभाव से खुद को बचाने में वे समर्थ होते हैं। बाथरूम में पानी की हल्की ठंडक में आराम से वो बैठते हैं, आनंद लेते हैं और गर्मी का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। आंखें बंद करके ठंडे पानी का आनंद लेते हैं। कोई बाहर नहीं निकलता सांझ समय तक, यानी शाम हो जाने पर भी लोग बाहर नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? क्योंकि शाम के समय में भी गर्म हवा चलती है और ऐसा लगता है कि वह मुंह पर थप्पड़ मार रही हो। संध्या की भी चहल पहल ओढ़े थी गहरे सूने रंग की चादर गर्मी के मौसम में, कि गर्मी का मौसम ऐसा है कि शाम के समय में भी लोग बाहर निकलना नहीं चाहते। चहल पहल बाजार में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि दोपहरी में तो जो हाल होता है सो होता है, शाम के समय में भी लोगों को गर्म हवा ऐसे प्रतीत होती है कि उनके मुंह पर आकर थपेड़े मार रही हो और वे घर में ही रहना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार इस कविता में ग्रामीण जीवन की कठिनाइयां दिखाई देती हैं।
अमीर और गरीब वर्ग का अंतर दिखाई देता है और गर्मियों की दोपहरी का वृक्षों, पशु पक्षियों, मनुष्य आदि पर पड़ने वाला प्रभाव अत्यंत प्रभावशाली ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।